Hello everyone, welcome to my channel. So here we have taken chapter number 14 of class 9th, that is natural resources, and I have already made 4 videos on this chapter. So if you haven't watched, please go and watch that video also. Okay. So इस वीडियो में बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल. ठीक है, तो एक एक चीज़ें इसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो सारी चीज़ों को आई विल एक्सप्लेन. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन और आपको फिर धीरे धीरे करके ये पूरा जो ये कार्बन साइकिल का ये जो साइकिल बनाई गई है ये पूरी आपको समझ में आ जाएगी. ठीक है, अब क्या है कि पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो कार्बन है हमारा, जो कार्बन की अगर हम बात करें तो बहुत ही वर्सेटाइल टाइप का आप कह सकते हैं कि बहुत ही वर्सेटाइल एलिमेंट है कार्बन. कार्बन क्या है, बहुत ही वर्सेटाइल मतलब एलिमेंट है. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही वेरियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. वेरियस फॉर्म्स में ये आपको आप देखेंगे कि बहुत वेरियस फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास. लगभग ऑलमोस्ट so many things are made up of this carbon. बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें जितनी भी प्रेजेंट है, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें वो कार्बन से ही बनी हुई हैं. यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि डायमंड्स हैं, ग्रेफाइट है, तो जो ज्वेलरी हम यूज़ कर रहे हैं या जो ग्रेफाइट है, ठीक है, वी आर यूजिंग पेंसिल, ठीक है, उसमें भी आपका कार्बन पार्टिकल्स मतलब कार्बन उसमें भी प्रेजेंट है. उसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, और किस के फॉर्म में प्रेजेंट है के हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स के फॉर्म में. बहुत सारे मिनरल्स में और बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स में ये जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट है. इसके अलावा दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड विटामिन्स. इसका मतलब है कि इसके अलावा ये किस किस चीज़ में प्रेजेंट हैं, प्रोटीन में भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में भी प्रेजेंट होते हैं, और फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स और विटामिन्स में भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है. इसके अलावा कुछ जो एनिमल्स होते हैं, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन एनिमल्स होते हैं ना, कुछ जो स्केलेटन होते हैं ना, तो उसमें कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एंडोस्केलेटन होते हैं और कुछ क्या होते हैं, एक्सोस्केलेटन होते हैं. तो उसमें भी ये जो बना होता है ना वो उनका स्केलेटन, दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ कह सकते हैं कि कार्बन. ठीक है, तो कार्बोनेट सॉल्ट से वो भी बने होते हैं. तो अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे कार्बन का हमारे लाइफ में अब, और बहुत ही ज़्यादा जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है हमारे आसपास. ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं वो अधिकतर चीज़ें वो कार्बन की बनी हुई हैं. ठीक है, इसके अलावा अब हम एक और चीज़ बात कर लेते हैं कार्बन के बारे में, वो ये है कि कार्बन पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, फोटोसिंथेसिस में इनका हेल्प होता है सनलाइट की प्रेजेंट में. सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो हमारे प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्लस वाटर कहाँ से लेंगे, रूट से लेंगे. ठीक है, वो अपने रूट से लेते हैं और इनकी प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज. सॉरी, हमें बोल रहे हैं, आई एम सेइंग टू द प्लांट्स. ठीक है, तो ग्लूकोज मिलता है और क्या मिलता है, प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं वो. ठीक है, तो ये समझ में आया कि मान लीजिए हमारे प्लांट को, ये हमारा प्लांट है, ठीक है, इसको यहाँ से सन रेज मिली, ठीक, आसपास के एटमॉस्फेयर से इसको CO2 मिल गया. ठीक है, CO2 मिल गया, इसको सन रेज मिली, इसको फोटोसिंथेसिस के लिए, बिकॉज प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, अपना खाना ये खुद बनाते हैं, तो फिर क्या करेंगे, ये सिंपली ऐसे करके बढ़िया CO2 एटमॉस्फेयर से लेंगे, इनको सन रेज, सनलाइट मिल रही है, और वाटर से अपने रूट से ले लेंगे और अपना खाना प्रिपेयर करेंगे, अपना फूड प्रिपेयर करेंगे. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, इसके बाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा. ठीक है, क्या मिलेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा.
ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। इसके बाद इसका मतलब है कि ये इसमें भी हेल्प करते हैं, ठीक। तो इसके बाद जब हम मान लीजिए कि वो खाना ये बन गया, एकदम तैयार हो गया, अब मतलब इनका काम ख़त्म हो गया। अब क्या है कि उस प्लांट्स को, इनके अंदर में भी इसका मतलब है CO2 आ गया है, प्लांट्स में भी CO2 प्रेजेंट हो चुका है। अब इसको कौन खाएगा? इसको या तो एनिमल्स खाएंगे, ठीक है, प्लांट्स को, या तो फिर ह्यूमंस भी खाएंगे, ठीक है, ह्यूमंस भी खाएंगे, ठीक है। तो अगर प्लांट्स को अगर खाते हैं, वो एनिमल्स खाते हैं, मान लीजिए कि हर्बीवोरस प्लांट्स इन्हें खाएंगे, ठीक है, हर्बीवोरस प्लांट्स इन्हें खाएंगे, और जो कार्निवोरस एनिमल्स होंगे वो हर्बीवोरस को खाएंगे। समझ में आ रहा है ना? हर्बीवोरस एनिमल्स को क्या होते हैं, जो ये एकदम जो केवल ग्रीन प्लांट्स और लीव्स इस पे डिपेंडेंट होते हैं, और कार्निवोरस क्या, जो केवल मीट और फ्लैश पे डिपेंडेंट होते हैं ना, मतलब अदर एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो वही चीज़ बताई जा रही है कि प्लांट्स को या तो फिर एनिमल्स खाएंगे जो कि हर्बीवोरस होंगे, ठीक है, एनिमल्स ने खाया, हर्बीवोरस एनिमल्स ने खाया, फिर मान लीजिए उन एनिमल्स को कार्निवोरस एनिमल्स ने खा लिया, ठीक है, दूसरे एनिमल्स ने खा लिया। और इंसान तो क्या है, मतलब ओमनीवोरस होता है। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? ओमनीवोरस होते हैं। वो चाहे तो एनिमल्स को भी खा सकते हैं, और नहीं तो प्लांट्स को भी, वो प्लांट से भी अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर वो प्लांट से लेंगे तब भी उनको CO2 मिलेगा, और अगर वो एनिमल्स से लेंगे, क्योंकि इनके पार्ट, क्योंकि इन्होंने प्लांट्स को खाया, तो इनके बॉडी में मतलब कार्बन पार्टिकल्स जा चुके हैं, ठीक है, कार्बन प्रेजेंट होगा, तो वो तब भी हमें मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में भी कार्बन प्रेजेंट हो गया, ठीक है ना? इतना समझ में आया? फिर इसके बाद और क्या हो सकता है कि जो एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करेंगे? वो रेस्पिरेशन करेंगे। रेस्पिरेशन इन द सेंस कि वो क्या करेंगे कि रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन में क्या है कि O2 वो इनहेल करते हैं, और CO2 को एक्सहेल करते हैं, रिलीज़ करते हैं, बाहर रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन उन्हें कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन उन्हें मिलती है प्लांट से। अभी जो ऑक्सीजन बनी थी ना, अभी हम लोगों ने देखा था, सनलाइट प्लस CO2 प्लस वाटर की प्रेजेंस में, मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा था, और ग्लूकोज मिल रहा था प्लस ऑक्सीजन मिल रहा था। अब ऑक्सीजन बना, तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, मतलब कि ये फिर क्या करते हैं, इनसे हमें अगर हम ह्यूमन बींग्स को या एनिमल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो ये हम ले लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने जो भी चीज़ खाई हुई है उसमें कुछ कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट रहे होंगे ना, फिर वो हम एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? एक्सहेल कर देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का एकदम उल्टा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन में, एकदम सेम उसका जस्ट अपोजिट रहेगा। क्या रहेगा कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज फॉर्म करके क्या बनाएंगे? वो बनाते हैं CO2, और वाटर वेपर्स के फॉर्म में आपका वाटर निकल आता है, ठीक है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपका मिल करके बना देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर्स के फॉर्म में, वो आपके बाहर रिलीज एक्सहेल जब आप करेंगे तो वो रिलीज हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि सेल के अंदर ये चीज़ हो रहा है, क्योंकि रेस्पिरेशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? सेल्स के अंदर हो रहा है, तो इसे हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, और वाटर वेपर्स के फॉर्म में आप कह सकते हैं, थोड़ा वाटर वेपर्स भी हल्के हल्के निकलते हैं, ठीक है। तो वो आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर निकल आया, और जैसे ही वो हम एक्सहेल करेंगे तो फिर वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ठीक है। वो फिर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि वो फिर एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे? इतना समझ में आया? क्या समझ में आया कि जब हम फोटोसिंथेसिस करेंगे ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा, ठीक। उसके बाद में हम जब इंसान क्या करेंगे या एनिमल्स क्या करेंगे, वो क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं CO2 को, और इनहेल करते हैं O2 को, मतलब ऑक्सीजन को। तो वो जब एक्सहेल करेंगे तो फिर से जो क्या होगा, CO2 है वो बाहर आ जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ओके। अब अनदर प्रोसेस क्या है कि जब ये प्लांट्स या जब ये प्लांट्स या जब ये एनिमल्स या ह्यूमंस मतलब डेड जब हो जाएंगे, जब इनको बरीड किया जाएगा धीरे धीरे करके जब ये बरीड होंगे, फिर क्या होगा?
अगर ये इनका डीकम्पोजिशन होगा, फिर मान लीजिए कि फिर डीकम्पोजिशन होगा, समझ में आ रहा है ना। डीकम्पोजिशन जब होगा तो डीकम्पोजिशन में ये क्योंकि सॉइल के अंदर में जाएंगे तो उसमें से फिर से जब डीकम्पोजिशन होगा तो फिर CO2 गैस निकल करके आएगी और वो फिर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो प्लांट्स की बात हो रही है या एनिमल्स की बात हो रही है या ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो डेड होंगे ही। तो जब डेड होंगे तो फिर उनका डीकम्पोजिशन होगा, तो जब डीकम्पोजिशन होगा तो फिर कार्बन कंपाउंड बनेगा, फिर कार्बन कंपाउंड बनेंगे और वो फिर एटमॉस्फेयर में फिर वापस चले जाएंगे। तो अब ये साइकिल ऐसे समझ रहे हैं ना आप लोग, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है साइकिल को। एटमॉस्फेयर में था, प्लांट्स ने लिया, वही चीज़ जो एक एक करके मैंने बताई हुई है कि फोटोसिंथेसिस हुआ, फिर उसके बाद एनिमल्स ने लिया, फिर जब डीकम्पोजिशन होगा, रेस्पिरेशन भी मैंने बताया कि रेस्पिरेशन होगा तब भी वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, और जब डीकम्पोजिशन होगा तब भी वो कार्बन कंपाउंड्स बनेंगे और वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। इसके बाद एक और चीज़ होगा कि जब ये डीकम्पोजिशन होता है एनिमल्स का और प्लांट्स का, तो कई साल, मान लीजिए कि एक बार डीकम्पोजिशन हुआ, यहाँ कुछ डेड प्लांट्स और एनिमल्स बरीड हुए, फिर इसके ऊपर में आप ये कह सकते हैं ना कि यहाँ पर कुछ डेड प्लांट्स एनिमल्स यहाँ पर डेड हुए, इनके ऊपर फिर लेयर ऊपर सॉइल की बनती चली गई, फिर यहाँ पर डेड प्लांट्स एनिमल्स, ठीक है, फिर इनके ऊपर लेयर बनती चली गई, फिर ऐसे ही ये प्रोसेस होता रहा। और मिलियंस ऑफ ईयर्स जब ऐसे हो जाते हैं, जब डेड ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन उनका होता जाता है धीरे धीरे ड्यू टू प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से नीचे वो दबते चले जाते हैं, ज़मीन के नीचे बरीड होते चले जाते हैं अर्थ के नीचे, ठीक है। तो फिर क्या बनते हैं, वो फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आ जाता है, आपके जो भी नेचुरल गैसेस हो गई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, ऑयल्स वगैरह जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, केरोसिन जैसे हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं हमें, ये सारी चीज़ें, और इनफैक्ट कोल ऑल्सो, ये सब सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं हमें ये फॉसिल फ्यूल्स, मतलब फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं ना। तो जब फॉसिल फ्यूल्स बनेंगे तो फिर क्या होंगे, फॉसिल फ्यूल्स बनेंगे, तो जब इनका हम यूज़ करेंगे, जब पेट्रोल का यूज़ करेंगे हम, क्योंकि ये कार्बन पार्टिकल से ही बन करके तैयार हुए हैं ना, क्योंकि सालों, और ये इस प्रोसेस को करने में एकदम मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स, 1-2 साल का प्रोसेस नहीं होता, 3 साल का प्रोसेस नहीं होता, एकदम मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने में। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब सालों साल ऐसे बरीड होते चले जाते हैं ना ज़मीन के अंदर में, अर्थ के अंदर में, तो फिर ये पेट्रोलियम मतलब ये फिर फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं ना। तो इनमें को जब हम बर्न करते हैं, मान लीजिए आप केरोसिन बर्न कर रहे हो, या आप पेट्रोल बर्न कर रहे हो, या आप डीजल बर्न कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है इनमें से कुछ अमाउंट में क्या निकल के आता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर के आता है, ठीक है। जब हम इनको बर्न करते हैं, जब हम इनको फ्यूल को यूज़ करते हैं अपनी व्हीकल्स में, तो क्या होता है कि फिर से ये एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि कार्बन पार्टिकल्स पेट्रोलियम बनाने में भी हमारी हेल्प करते हैं, फिर ये जब हम फ्यूल को बर्न करेंगे तो फिर ये एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आया, तो वही कोल पेट्रोलियम वाला। अब इसके अलावा एक और चीज़ है, ठीक है, और क्या है कि अब मान लीजिए कि CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो जब अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर जब बढ़ जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बना लेता है। दैट एसिड इज़ कॉल्ड एज कार्बनिक एसिड। क्या बना लेता है, कार्बनिक एसिड। जब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये जो CO2 है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, एसिड फॉर्म कर लेता है, जिसे हम लोग कार्बनिक एसिड बोलते हैं। और वही ये रेन के फॉर्म में बन करके ये ज़मीन पर अर्थ सरफेस पे गिरता है, ठीक है, रेन के फॉर्म में। फिर ये धीरे धीरे करके एसिड रेन के फॉर्म में, मतलब क्योंकि ये रेन के साथ ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये मिक्स हो करके एसिड रेन के फॉर्म में नीचे पड़ेगा।
तो इसके बाद क्या है, जितनी भी रॉक्स वगैरह होती हैं ना, जितनी भी रॉक्स वगैरह होंगी, इनके ऊपर जब ये एसिड पड़ता है, ठीक है, तो ये क्या करती हैं कि धीरे 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 डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, मतलब कि टूट जाती हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या करती हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। तो इसका मतलब है जब ये टूट जाएंगी तो धीरे छोटा छोटा पार्टिकल बन जाएंगी। तो इसका मतलब है कि ये इसमें कार्बोनेट कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट होंगे, मतलब क्योंकि अभी कार्बनिक एसिड बना है ना। तो अब क्या है कि जब ये रॉक्स के ऊपर पड़ेंगी तब क्या होगा, जब रॉक्स के ऊपर पड़ेंगी तो फिर ये जो रॉक्स हैं धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि ये कार्बोनेट कंपोनेंट्स बना लेगा ना, कार्बोनेट, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हैं, कार्बोनेट कंपाउंड्स हो गए। अब क्या होगा, मान लीजिए कि और बारिश हो रही है, खूब बारिश हो रही है, तो ये जितने भी कार्बोनेट कंपाउंड्स हैं, ये जो छोटे छोटे रॉक्स के पार्टिकल्स हैं, ये जो बन करके नीचे ज़मीन पर सॉइल में हो गए हैं, ये धीरे धीरे क्या होंगे, वाटर रिजर्वोयर में जा करके, मान लीजिए ये बहुत पानी बरसा, सॉइल इरोजन वगैरह हो गया, ठीक है, सॉइल इरोजन हो गया, तो ये धीरे धीरे करके क्या जाएंगे, जा करके समुद्र में या जहाँ पर भी वाटर रिजर्वोयर होगा वो जहाँ करके वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। क्या होंगे, वहाँ नीचे जा करके वो बैठने लगेंगे। फिर धीरे धीरे करके और ऐसे ही होगा, और ऐसे करके ये बैठने लगेंगे, एक लेयर बनेगी, फिर एक लेयर बनेगी कार्बोनेट पार्टिकल्स की, ठीक है, फिर कार्बोनेट कंपाउंड्स की और पार्टिकल्स बनेंगी, फिर और कार्बोनेट कंपोनेंट्स की और लेयर ऐसे लेयर क्या है, बनती चली जाएगी, ठीक। इतना समझ में आया। अब इसको ध्यान देना है कि ये इसके नीचे में मतलब जो हमारा वाटर रिजर्वोयर है, इसके नीचे में क्या प्रेजेंट होते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स आप लोगों ने अर्थक्वेक जब पढ़ा होगा, इफ़ यू हैव स्टडीड अबाउट द अर्थक्वेक इन योर प्रीवियस क्लासेस, तो पता होगा ना, नीचे क्या होती हैं, अर्थ के एकदम डीपर लेयर में टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। क्या होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जो कि वो मूव करती रहती हैं ना, जो कि ऐसे करके मूव करती रहती हैं, ऐसे होती हैं और वो हमेशा मूव करती रहती हैं। तो जब ये जो हमारा कार्बोनेट कंपोनेंट धीरे धीरे कार्बोनेट कंपोनेंट इस पर डिपॉजिट होता जाएगा, तो जब इसके बीच में गैप आएगा और जब ये बहुत ज़्यादा एकदम ओवरलैपिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाएगा, तो धीरे धीरे करके ये नीचे आ जाएंगे। इसके क्या करेंगे, ये जो कार्बोनेट के कंपाउंड्स हैं ये धीरे धीरे करके नीचे आ जाएंगे, मतलब क्योंकि ये जो कार्बोनेट कंपाउंड है ना, ये जब धीरे धीरे जमा होने लगेगा एक के ऊपर एक, तो ये लाइमस्टोन बना लेता है, ठीक है। क्या बना लेता है, लाइमस्टोन। ये देखिए यहाँ पर वो चीज़ बताई गई है, ये हेयर, ठीक है। तो जब कार्बोनेट वाटर जब धीरे धीरे कार्बोनेट वाटर्स ऐसे करके जमा होते जाएंगे वाटर रिजर्वोयर में, तो वो क्या फॉर्म कर लेंगे, लाइमस्टोन फॉर्म कर लेते हैं। जब एक के ऊपर एक लेयर बनती चली जाती है, तो वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, लाइमस्टोन फॉर्म कर लेते हैं। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है। अब ये जो लाइमस्टोन रहेगा वो धीरे धीरे नीचे आता चला जाएगा, क्या, टेक्टोनिक प्लेट्स के और ये जो गैपिंग है उसके नीचे आता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लाइमस्टोन नीचे आ गया, लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा हीट है, इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि ये जो लाइमस्टोन है वो बियर नहीं कर पाएगा। इतना ज़्यादा टेम्परेचर ये बियर नहीं कर पाएगा और ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, खूब ज़्यादा ऐसे करके टूट जाएगा। और फिर एक मतलब ये कैसे निकलेगा, वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू। मान लीजिए अब ये वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू बाहर निकलेगा। वॉल्केनिक इरप्शन ये जो ये ज्वालामुखी के फॉर्म में फिर ये बाहर निकल करके आता है, ठीक है। तो उनमें से जो गैसेस निकल करके आएंगी, वो कौन सी गैसेस निकल करके आएंगी, फिर उनमें से कार्बन की गैसेस निकल करके आती हैं, ठीक है। तो अगर फिर वो कार्बन गैसेस निकल करके आएंगी तो इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर में फिर वो चली जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो साइकिल है वो चलती रहती है, ठीक है। आई होप आपको ये साइकिल समझ में आई होगी। अब ये जो एक शेल बची हुई है ना, ये भी आप जान लीजिए ये क्या है, कि ये जो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि ये छोटी छोटी शेल्स समुद्र में मिलती हैं, या कुछ जानवर होते हैं उनके ऊपर एक अजीब सी एक शेल होती है जो उनको प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। शेल होती है जो उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है, वो किससे बनी होती है, कार्बोनेट की ही बनी होती है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है, ठीक है।
तो अब हमारा नेक्स्ट, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जितनी चीज़ें इसमें दी गई हैं ना, वही चीज़ मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। और अगर आप एक दो बार इसे देख लोगे, मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक दो बार इसको रिवाइंड करके सुन लीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप जब एक बार एक एक लाइन पढ़ोगे ना, तो वो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, अब ग्रीन हाउस में क्या है ना, कि ग्रीन हाउस कुछ भी नहीं है। पहले इसको जानते हैं, पहले हम एक एक्टिविटी के थ्रू देख लेते हैं। एक्टिविटी इन द सेंस के कैसे देखेंगे, पहले देखिए होता क्या है कि एक ग्लास टाइप का बना होता है, ग्लास टाइप का, ठीक है, एक ग्लास होती है, ऊपर में सन की रेज होती हैं। ठीक, ये ज़्यादातर ऐसी जगहों पर ये ज़्यादातर यूज़ होता है बहुत डेलिकेट प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, या बहुत ऐसे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब ट्रॉपिकल प्लांट्स जो हों, जहाँ पर बहुत ज़्यादा विंटर सीजन रह रहा हो, गर्मी बिल्कुल भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा कोल्डर क्लाइमेट रह रहा हो, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। होता क्या है, एक ग्लास लाइक का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसे ग्लास टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, ऊपर से सन की रेज उस पर पड़ती हैं, सन की रेडिएशन उस पर पड़ती हैं, और नीचे बहुत जो प्लांट्स ग्रो करने रहते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल प्लांट्स आप कह लीजिए, या बहुत डेलिकेट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं ग्रो करने रहते हैं। तो अब ये ग्लास क्या करता है ना, कि ये जो सन की रेज आ रही होती हैं, ठीक है, ये जो सन की रेज आ रही होती हैं, इनको क्या करता है, ये ट्रैप कर लेता है। ठीक है, क्या करता है, पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, कि ये जो ग्लास लगा रहता है, ऊपर की सन की रेज हैं और ये नीचे प्लांट्स ग्रो किए गए हैं, इसी को हम लोग ग्रीन हाउस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस बोलते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, होता क्या है कि इनमें से जब रेस, इनकी जब इंफ्रारेड मतलब इनकी जब रेस पड़ती हैं, सन रेस जब यहाँ पड़ती हैं, सन रेडिएशन जब पड़ती हैं, तो ये इस सनग्लास क्या करती है कि इनमें से सारी जो रेस हैं उसको अंदर आने तो देती है। ठीक है, क्या करती है, आने तो देती है। ठीक, अब क्या करेंगे ये प्लांट्स, क्या करेंगे कि खाना बनाएंगे अपना, क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, मतलब कि अपना खाना बनाने के लिए, बिकॉज प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इनको खाना बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, किसकी ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की। इनको सनलाइट मिल गई, सनलाइट की रेज मिल गई, इन्होंने खाना बनाया। ठीक है, तो O2 रिलीज़ करते हैं। बट इसके साथ साथ क्या है कि इनको मतलब क्या है, इनके जब इनको CO2 की भी ज़रूरत पड़ती है, और किसकी ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, और क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है, वाटर। ठीक है, तो वाटर तो ये रूट से ले लेंगे, आसपास के एटमॉस्फेयर में CO2 ले लेंगे, और अब क्या होगा, इन्होंने अपना वो जो फूड रहेगा वो बना लेंगे। लेकिन अब ये जो ग्लास क्या रहेगी इसमें, क्योंकि अब ये जो ग्लास क्या करेगी, ये ग्लास क्या रहेगी, ये इंफ्रारेड रेस को बाहर नहीं जाने देगी। क्या करेगी, इनमें से जो ये जो हीट आएगी वो स्केप नहीं हो पाएगी, बाहर जा नहीं पाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि CO2 का कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा हो जाएगा। CO2 इन द सेंस कि इसमें जो चीज़ चाहिए, हमारे प्लांट्स को जो जो चीज़ें चाहिए वो उनको मिल जाएंगी, और वो आराम से रात में भी, मान लीजिए रात में अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है, तो वो वहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे वो प्लांट्स। क्योंकि प्लांट्स को क्या है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडियों में भी नहीं रह पाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं भी नहीं, एक इनको एक कांस्टेंट टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही चीज़ बताई गई है कि ग्रीन हाउस हैव ऑल्सो लेंड देयर नेम इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ठीक है, तो उसमें क्या है, इस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, अब इसी ग्रीन हाउस को अगर हम अर्थ के सरफेस पे देखें, तो अर्थ भी इसी तरीके से ग्रीन हाउस के जैसा ही काम करता है, और इसके आसपास जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, जो एयर प्रेजेंट है, वो आप कह सकते हैं कि ग्लास का काम, मतलब आप कह सकते हैं ना कि वो एक तरीके से क्या करेंगी कि रेस को रोकने का काम करती हैं, मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन को वापस जाने से रोकती हैं। इन द सेंस, अब ये कैसे, मान लीजिए कि ये ये हमारा अर्थ है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को क्या मिला कि हमारे जो प्लांट हैं,
जो विंटर सीजन में या कोल्डर रीजन में, तो अच्छे से वो ग्रो कर पा रहे हैं। अगर अर्थ से जोड़ते हैं तो ये हमारा अर्थ है, और इसके आसपास जितनी भी एयर प्रेजेंट है, वो जितनी भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, इनमें जो गैसेस प्रेजेंट हैं, आप ये कह सकते हैं अब क्या ये काम करेंगी, ये गैसेस क्या काम करेंगी, जब सन का रेस पड़ती हैं, सन की रेस जब पड़ती हैं हमारे अर्थ पे, तो क्या ये गैसेस क्या करेंगी एटमॉस्फेयर में, ये जो गैसेस प्रेजेंट है हमारे अर्थ के चारों तरफ, ये क्या करेंगी, सन की रेस, क्योंकि सन की जब भी रेस आएगी तो वो कुछ रेस मतलब क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, मोस्ट ऑफ द जो रेस होती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। बट ये जो एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट होंगी ना, कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस प्रेजेंट होती है, और कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है, और कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, CFC। तो ये सारी गैसेस क्या करेंगी कि उस एटमॉस्फेयर, ये जो सन की रेज आ रही हैं, इसको ट्रैप करती हैं, ये क्या करती हैं, इसको ट्रैप कर लेती हैं। तो जिससे जो एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ का जो पूरा सराउंडिंग है, वो एकदम टेम्परेचर मेंटेन बना रहता है। क्या बना रहता है, मेंटेन्ड एकदम बना रहता है, ताकि रात में भी बहुत ज़्यादा ठंडक ना हो, या बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि कुछ ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाएं, ठीक है। तो वो एक टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करती हैं। लेकिन जब ये गैसेस ज़्यादा हो जाती हैं, जब ये जो आसपास गैसेस प्रेजेंट हैं, जो गैसेस का भी मैंने नाम लिया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन और CFC, अगर ये एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो गई, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा हो गई हैं एटमॉस्फेयर में, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन इस समय देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं और सिटीज़ बनाई जा रही हैं, पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और क्या हो रहा है, लोग गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, फ्यूल का कंबशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें से CO2 गैस बहुत ज़्यादा निकल रही है, और CO2 और ये सारी गैसेस क्या करती हैं, हीट को, जो सन की रेज आती हैं, इसको ट्रैप करने का काम करती हैं, सोलर रेडिएशन को ये ट्रैप कर लेती हैं। तो अब क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगा कि क्योंकि जब ये ट्रैप करेंगी, तो जब ये हीट को ट्रैप कर लेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, ठीक। तो जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ सच गैसेस इन द सेंस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मीथेन और CFC in the atmosphere would cause the average temperature to increase the worldwide and this is called green house effect। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसी को धीरे धीरे करके यही जो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो बहुत ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेयर में, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो जिसकी वजह से ग्लेशियर्स वगैरह पिघलने लगेंगी अगर ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, और साथ ही साथ क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो जो प्लेन्स वगैरह हैं, जो कि जो भी ज़मीनी एरियाज़ हैं, मतलब प्लेन एरियाज़ हैं, वहाँ पर फ्लड वगैरह